स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 91। टाइटल आग के पीछे का सच। लविशा उग्र जादूगरनी से पहले आ गई थी। उसने उग्र जादूगरनी की आंखों में देखा और पहाड़ी की चोटी पर किए गए चुपके से हमले को याद किया। हमला बेहद सफल रहा। उग्र जादूगरनी हमले से पूरी तरह से अनजान थी, लेकिन लविशा को जो बात सबसे ज्यादा भ्रमित करती थी वो यह थी कि जब उस पर हमला किया गया तो उग्र जादूगरनी तुरंत बेहोश नहीं हुई। बेहोश होने से पहले उसके पास इतना समय था कि वह जलकर राख हो जाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जियांग फेंग ने लविशा को सोचने का मौका नहीं दिया। जैसे ही माइंड कंट्रोल स्पेल डाला गया, लविशा की हिचकिचाहट की जगह एक क्रोधित अभिव्यक्ति और रक्त रंजित जानलेवा आंखें दिखाई देने लगी। ब्रेकिंग प्रोफेनर पूरी ताकत से आगे बढ़ा। लविशा ने इसे दूने हाथों से उठाया और उग्र जादूगरनी के दिल पर वार कर दिया। बर्फ बिखर गई। ब्रेकिंग प्रोफेनर का अगला सिरा एक लंबे भाले की तरह उग्र जादूगरनी के शरीर में घुस गया। उसकी त्वचा में घुसने के अलावा कुछ धातु की खड़खड़ाहट की आवाज भी आ रही थी। यह ग्रीम स्टील स्पाइक था। लविशा, जो कील उग्र जादूगरनी की पीठ में फंसा गई थी, उसे अभी तक हटाया नहीं गया था और वह अभी भी उग्र जादूगरनी के शरीर के अंदर थी। हालांकि जब ब्रेकिंग प्रोफेनर ने उसके शरीर में प्रवेश किया तो उसने ग्रीम स्टील स्पाइक को भी खटखटाया, जिसके परिणाम स्वरूप धातु की झंझनाहट हुई। उग्र जादूगरनी ने अपना सिर उठाया और एक दर्दनाक चीख निकाली। उसके चारों ओर की बर्फ टुकड़ों में बिखर गई, सभी दिशाओं में बिखर गई और लविशा की त्वचा कट गई। क्रोधित आपदा की आग एक क्रोधित बीस्ट की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। तुरंत ज्वाला का सागर पैदा कर दिया, अपनी पहुंच के भीतर सब कुछ वाष्पित कर दिया। लविशा ने अचानक अपने दिमाग पर काबू पा लिया। आग की लपटों को अपनी ओर आते देख वो हक्की बक्की रह गई। उग्र जादूगरनी बर्फ के पिंजरे से मुक्त हो गई थी, जिसका मतलब था उसके पास बचने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसका शरीर ब्लैक फ्लेम से प्रतिरक्षित हो सकता है, फिर भी यह कभी भी आपदा की आग से उसकी रक्षा करने में सक्षम नहीं होगा। ज्वाला का सागर उसे हड्डियों के ढेर में जलाने के लिए पर्याप्त था। जैसे ही लविशा की दिशा में आग लगी, उसने निराशा से अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि काफी समय बाद भी उसे कोई गर्मी का एहसास नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें खोली और पाया कि उसके चारों ओर आग की लपटें थी, लेकिन उसके क्षेत्र में सबसे छोटी आग नहीं भी देखी जा सकती थी। उसके क्षेत्र में आग थी ही नहीं। आग की लपटों के सागर के बीच में एक अजीब सी जगह थी। उसके ठीक सामने उग्र जादूगरनी खड़ी थी। बस एक साधारण विचार और उग्र जादूगरनी उसे आसानी से राख में जला सकती है। हालांकि लविशा केवल उग्र जादूगरनी को एक हाथ से ब्रेकिंग प्रोफेनर को पकड़े हुए और दूसरे हाथ से क्रोधित आपदा की आग को नियंत्रित करते हुए देख सकती थी। उन्हें उससे दूर ले जा रही थी। लविशा दंग रह गई। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि वह क्या देख रही थी। लपटों का सागर प्रचंड रूप से जल रहा था। आकाश के बादल भी प्रज्वलित थे, फिर भी उसके स्थान पर एक भी ज्वाला नहीं फैली थी। यह एक ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों हो रहा है? ब्लेसिंग एलिमेंट, आपके पास ब्लेसिंग एलिमेंट क्यों है? अटारी में खड़े राजेश चिल्लाया। जियांग फेंग लंबे समय से एक एडवांस मैजिशियन बन गई थी और उसे एक प्रतिभाशाली मैजिशियन माना जा सकता था, लेकिन अग्नि आपदा के बाद आग के जहर के कारण उसकी कल्टीवेशन में कभी सुधार नहीं हुआ था, जिससे वह वर्षों से पीड़ित थी। राजेश को स्पष्ट रूप से याद था कि जियांग फेंग का फर्स्ट एलिमेंट फायर था, जबकि उसके सेकंड एलिमेंट अर्थ और स्पेस थे। जियांग फेंग के पास ब्लेसिंग एलिमेंट की शक्ति होने का कोई तरीका नहीं था। तुम बेवकूफ हो, बहुत बकवास जियांग फेंग नहीं है। आदर्श ने गुस्से में आकर खुद पर नियंत्रण खो दिया। सफेद कपड़े में वह व्यक्ति वहां खड़ा था। उसकी आंखों से एक दुष्ट चमक निकल रही थी, जैसे दुष्ट बिच्छू बीस्ट। वह कुछ नहीं बोली, लेकिन एक भयावह हंसी के साथ फूट पड़ी।
उस उग्र जादूगरनी को देखकर जिसे स्पाइक ने सूली पर चढ़ा दिया था। आदर्श का फिगर गुस्से से जल रहा था। जब उसने लविशा को उग्र जादूगरनी के क्षेत्र की ओर जाते हुए देखा तो वह आखिरकार समझ गया कि राधा हर किसी को क्या बताना चाह रही थी। अगर वह नहीं है तो कौन है? लविशा विचारों में खोई हुई थी, आग की लपटों के बीच खड़ी थी। हाँ, जब सफेद कपड़े में व्यक्ति ने उस पर ब्लेसिंग स्पिरिट डाला, वह जानती थी कि वह महिला उसकी माँ नहीं थी। वह अपनी माँ से बेहद परिचित थी और स्पष्ट रूप से उन एलिमेंट को याद करती थी जिन्हें उसने अवेक किया था। उसकी माँ ने कभी भी ब्लेसिंग एलिमेंट को नहीं जगाया था। फर्स्ट एलिमेंट फायर और सेकंड एलिमेंट अर्थ और स्पेस थे। ऐसा लगता था कि उग्र जादूगरनी में भी स्पेस एलिमेंट की शक्ति थी। लविशा का दिमाग ऐसा गूंज उठा जैसे अभी अभी विस्फोट हुआ हो। उसे उग्र जादूगरनी पर हमला करने के लिए क्यों कहा गया? उग्र जादूगरनी ने केवल राधा को ही क्यों छीन लिया जब वो आसानी से अपना बदला ले सकती थी? क्यों? लविशा, क्या तुम अंधी हो? क्या आपने नहीं देखा कि यह वह अपने डार्क फ्लेम के डोमेन को हमेशा के लिए वापस ले रही थी? बेवकूफ लड़की, तुम बेवकूफ हो। अगर वह वास्तव में तुम्हें मारना चाहती थी तो बहुत आसानी से तुम्हारे 10,000 टुकड़ों को जलाकर राख कर सकती है। आदर्श ने गुस्से से गालियां दी। यदि लविशा होशियार होती, अगर वह अधिक चौकस होती, तो उसे पता चलता कि उग्र जादूगरनी डार्क फ्लेम को नियंत्रित कर रही थी। सफेद पट्टियों वाला व्यक्ति जानता था कि लविशा ही एकमात्र व्यक्ति थी जो उग्र जादूगरनी को मार सकती थी, क्योंकि उग्र जादूगरनी सच्ची जियांग फेंग लविशा की मां थी। लविशा की मां के रूप में वह अपनी ही बेटी को क्यों नुकसान पहुंचाएगी? उग्र जादूगरनी मनुष्यों के प्रति मित्रवत थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक इंसान हुआ करती थी। वह बेहद शक्तिशाली थी, फिर भी वह लविशा के हाथों घायल हो गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई नहीं जानता था कि जब उसने लविशा को देखा तो वह पूरी तरह से पागल हो गई थी। वह घबरा रही थी क्योंकि उसे अपनी बड़ी हो चुकी बेटी को गले लगाने का मन कर रहा था। फिर भी जब उसने अपने हाथ और शरीर को आग की लपटों में जलते देखा तो वो केवल निराशा में घूम सकी। उसी क्षण ग्रीम स्टील स्पाइक ने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। उसका दिल नहीं टूटा, फिर भी दर्द उसके दिल टूटने से 1000 गुना ज्यादा मजबूत था। यह कैसे संभव है? यह कैसे संभव है? उसने मुझे जो कुछ भी बताया वह सब नकली था। लविशा अपना दिमाग खोने के कगार पर थी। उसने उग्र जादूगरनी की ओर देखा, जिसकी आंखों में शत्रुता या क्रोध का कोई संकेत नहीं था। उग्र जादूगरनी लविशा को देख रही थी, फिर भी वह बोल नहीं पा रही थी, भले ही उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ था। वह अग्नि आपदा फल की लपटों से भस्म हो गई थी और एक उग्र आकृति द्वारा उसे अग्नि आपदा फल खिलाए जाने के बाद जीवित रहने में सफल रही थी। यह वास्तव में आपकी माँ की कहानी थी, फिर भी इसका आधा हिस्सा ही बताया गया था। राधा ने नानियों के समर्थन से उनसे संपर्क किया। उसकी आवाज सबके कानों में पड़ी। उग्र जादूगरनी ने सबसे पहला काम राधा को दूर ले जाने का किया, क्योंकि उसने सबको सच बताने की कोशिश की। हालांकि सफेद कपड़े वाली दुष्ट महिला ने उसे मौका नहीं दिया। उसने तुरंत लोगों से उस पर हमला करने के लिए कहा। राधा के उग्र जादूगरनी से जुड़े होने के बाद उसने तुरंत सच्चाई जान ली। फिर भी उसे एक श्राप दुस्वप्न के तहत रखा गया था। राधा को होश आने से रोकने के लिए सफेद कपड़े में व्यक्ति द्वारा श्राप दिया गया था, ताकि वह सच्चाई प्रकट न कर सके। उसकी कल्टीवेशन हर किसी की अपेक्षा से बहुत अधिक थी, इसलिए उसका असली स्वभाव जानना मुश्किल था, जब तक कि आदर्श उसे रोकने के लिए नहीं आया और उसे उसके ब्लेसिंग एलिमेंट को उजागर करने के लिए मजबूर नहीं किया। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 92 टाइटल द अनवरिंग हार्ट। सफेद कपड़े में लिपटी महिला वहीं खड़ी रही।
अगर उसका चेहरा ढका नहीं होता तो एक बेहद बदसूरत चेहरा दिखाई देता। उसके चेहरे की विशेषताएं उसकी मुस्कुराहट से पूरी तरह मुड़ जाती थी। उसने राधा को नहीं रोका, उसने ठंडी हंसी उड़ाई और तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा, मेरे कर्स ने तुम्हें मार डाला होता। ऐसा लगता है कि तुम्हारी आत्मा कुछ अनोखी है। यह देखते हुए कि अब स्थिति कैसी थी, सफेद कपड़े पहने व्यक्ति को अब परवाह नहीं थी कि राधा हर किसी को सच्चाई बता रही है, क्योंकि वह पहले से ही उग्र जादूगरनी जियांग फेंग को खत्म कर चुकी थी। अग्नि आपदा फल के कब्जे का दावा करने से उसे अब कोई नहीं रोक सकता था। वह आग की लपटों में भस्म हो गई। अग्नि आपदा फल वास्तव में उसे पूरी तरह से ठीक होने में मदद नहीं कर सकता है। इस प्रकार वह केवल अपने मांस को त्याग सकती है और अपनी आत्मा को एक नए जीवन से जोड़ सकती है। अपने वर्तमान में रूप में जी रही है, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं। राधा की नरम आवाज सभी के मस्तिष्क में छा गई, क्योंकि उसने साइकिंग स्पिल इस्तेमाल करके सबको सच्चाई बताने की कोशिश की। फिर वह कौन है? राजेश ने पहले ही खुद को सफेद कपड़े वाले व्यक्ति से दूर कर लिया था। उसने महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, उसे जियांग फेंग के बारे में सब कुछ कैसे पता चला? राजेश बेवकूफ नहीं था। यह बिना कहे चला गया कि उसने उसकी पहचान सत्यापित कर ली थी। सफेद कपड़ा वाला व्यक्ति वह सब कुछ जानता था जो उसके और उसकी पत्नी के बीच हुआ था, यहाँ तक कि छोटे छोटे रहस्य जो राजेश ने पहले कभी किसी को नहीं बताए थे। ब्लेसिंग एलिमेंट, उसके पास ब्लेसिंग एलिमेंट और कर्स एलिमेंट है। राधा के बजाय उसे पकड़े हुए नान्यू बोली। महिला कमांडर नान्यू सफेद कपड़े में उस व्यक्ति को घूर रही थी और ठंडेपन से बोली, वह डीमन है जिसे सेना ने आज भी वांछित के रूप में सूचीबद्ध किया है। दुनहुआंग सेना का अपमान। दैत्य ने तीखी हंसी उड़ाई। वह बहुत हैरान थी कि कोई वास्तव में उसकी असली पहचान जानता था। 10 साल से अधिक समय हो गया था जब किसी ने उसे बुलाया था। तो कोई अब भी मुझे याद करता है? मुझे लगता है कि इस पूरी तरह से जले हुए शरीर में जिंदा रहने की मेरी सारी कोशिश सार्थक रही है। वह दुनहुआंग सेना की गद्दार है जिसने हमें 10 साल से अधिक समय से वांछित के रूप में सूचीबद्ध किया है। हमें लगा कि वह मर गई है, लेकिन पता चला कि वह एक अलग पहचान में रह रही है। नान्यू इतने दूर तक शंघाई आ गई क्योंकि उसे तारों वाले पेड़ के नीचे डीमन का कुछ अंश मिला था। हालांकि वह इसके बारे में आश्वस्त नहीं थी, लेकिन जैसा कि यह उसके सबसे सम्मानित सैन्य प्रशिक्षक की मृत्यु से संबंधित था, इसलिए उसने आने और सुराग खोजने का फैसला किया था। दरअसल उसे ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। वह सफेद कपड़े में लिपटे हुए पहचान की व्यक्ति की पहचान के प्रति संदिग्ध नहीं थी, और उसने कभी नहीं सोचा था कि असली जियांग फेंग वास्तव में उग्र जादूगरनी थी। जाहिर है राक्षसी जो ब्लेसिंग और कर्स एलिमेंट में निपुण थी, उसने उग्र जादूगरनी के बारे में सब कुछ जान लिया था, जिसमें उसकी यादें भी शामिल थी, जिसने उसे जियांग फेंग के भेष का उपयोग करके शिखावत परिवार में रहने की अनुमति दी थी। यह ठीक होता अगर महिला ने केवल खुद को जियांग फेंग के रूप में प्रच्छन्न किया होता और अपना शेष जीवन शांति से बिताया होता। हालांकि वह उन सभी चीजों की योजना बना रही थी जो आज हुई थी, ताकि वह अग्नि आपदा फल के साथ एक नया जीवन प्राप्त कर सके। जब अग्नि आपदा हुई तो उसकी योजना को शुरू कर दिया गया था। वह जानती थी कि जियांग फेंग उग्र जादूगरनी में बदल गई थी और अग्नि आपदा फल की रक्षा कर रही थी। इस बीच वह जानती थी कि जियांग फेंग अपनी बेटी को बिल्कुल याद करती है, इसलिए उसने जानबूझकर लविशा का ब्रेन वॉश किया था ताकि लड़की अग्नि आपदा फल प्राप्त करने के लिए दृढ़ बनी रहे। वास्तव में अगर लविशा ने आदर्श और अन्य लोगों को बर्निंग वैली में रास्ता नहीं दिखाया होता तो वह व्यक्तिगत रूप से उसे काम करने की योजना के लिए वहां ले जाती, क्योंकि उग्र जादूगरनी की एकमात्र कमजोरी लविशा थी। इसलिए कई वर्षों से वह प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी योजना बेटी को अपनी ही मां को मारने देने की थी। हर कोई जिसने अब सच्चाई जान ली थी डर से कांपने लगा। ठंड उनकी हड्डियों में इस हद तक घुस गई कि उनके रोंगटे खड़े हो गए।
जब तुम अग्नि आपदा से जले थे तब उसने तुम्हारी जान बचाई थी और तुम्हारे जीवन को बनाए रखने के लिए वो हर संभव कोशिश की थी। फिर भी तुम अभी भी उसे इतनी शातिर तरीके से फंसाई हो। तुम्हारा दिल एक घातक सांप या बिच्छू का है। नहीं, तुम असली सांप या बिच्छू हो जिसे कोई दया नहीं थी। राधा ने अपने शरीर को एक साथ रखा जिसे एक क्षण पहले एक कर्ज के तहत रखा गया था और गुस्से में कांपते हुए उसे जमकर गाली दी। कृतघ्न होना पहले से ही एक पाशविक कृत्य था। फिर भी डीमा ने उग्र जादूगरनी की बेटी को उसके दिल में 2 बार छुरा घोंपने के लिए मजबूर किया था। जब सब लोग बड़े दुख का अनुभव कर रहे थे तब औरत हंस रही थी। उसकी तेज हंसी शायद इस दुनिया की अब तक की सबसे खराब हंसी थी। यहाँ तक कि जो व्यक्ति छुरा घोंपने के लिए जिम्मेदार था वो भी बहुत पीड़ित थी। जब लविशा ने अपने डोमेन में कदम रखा तो उग्र जादूगरनी ने डार्क फ्लेम को वापस ले लिया था। वह अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार नहीं थी, भले ही इससे उसकी जान चली जाए। यहाँ तक कि जब ब्रेकिंग प्रोफेनर उसके दिल में घुस गया जिससे उसे आपदा की आग पर नियंत्रण खोना पड़ा और यह उसके शरीर से बाहर निकल गया, तब भी उसने अपने हाथ का इस्तेमाल एक सुरक्षित क्षेत्र बनाने के लिए किया। किसी भी आग की लपटों को लविशा की त्वचा को जलाने की अनुमति नहीं दी। जो कुछ भी हुआ वह राक्षसी की रति सी करुणा अर्जित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। अगर उसकी थोड़ी सी दया होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। इस तरह राधा ने उसके अधिकार को डांटा था। औरत के पास सांप बिच्छू का दिल नहीं था, बल्कि वह उनमें से एक थी जो डीमन बिस्टो की तुलना में सैकड़ों या हजारों गुना डरावनी थी। आग की लपटों का एक विस्मयकारी समुद्र जिसके बीच में जगह थी जो पूरी तरह से सुरक्षित था। लविशा को कुछ याद आया जब वो बहुत छोटी थी। भारी बारिश के दौरान वह अपनी माँ के आलिंगन में छुपी हुई थी। उसकी माँ ने अपने बच्चे पर बर्फीली बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरने दी। वह अपनी माँ की गर्मजोशी को कभी नहीं भूलती थी। इस प्रकार वह हमेशा अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहती थी जिसने बहुत कष्ट सहे थे। हालांकि चीजें वैसी नहीं थी जैसे उसने सोचा था। इसके बजाय उसने उसे अपने हाथों से मार डाला था। अपनी माँ के जीवन के अंत में उसकी माँ अभी भी हमेशा की तरह उसकी रक्षा कर रही थी। उसे किसी भी तरह की चोट नहीं लगने दे रही थी। उस जगह के अंदर जहां कोई जलती हुई लपटें नहीं थी, लविशा अपने घुटनों के बल बैठ गई। उसका बड़ा दुख डीमन के प्रति जबरदस्त क्रोध में बदल गया था। वह अभी भी वही है। वह कभी नहीं बदली। राजेश ने अपना दिमाग खो दिया था और एक ही वाक्य को बार बार बुदबुदा रहा था। एक क्षण बाद राजेश ने सफेद कपड़े में उस व्यक्ति को यह कहते हुए बताया कि वह बदल गई है। उसने उससे कहा कि हर इंसान अंत तो बदलेगा, जिससे राजेश को बड़ी राहत मिली क्योंकि उसने भी स्वीकार किया था वह भी बदल गया था। हालांकि उसने अपने हास्यास्पद मांस को टुकड़े टुकड़े करने के आग्रह के साथ बेहद शर्मनाक महसूस किया। उसका मन कर रहा था खुद को नोच ले। जिस जियांग फैंग से वह परिचित था वह कभी नहीं बदली थी। उसने उसके जीने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था और अब वह फिर से वही कर रही थी। उसने जलने की यातना झेली थी जिससे उसे अपना मांस त्यागने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह 10 साल से अकेले एक पुराने पेड़ के नीचे रह रही थी। अब उसकी शक्ति कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, उसकी आत्मा कभी दूषित नहीं हुई थी। इस बीच जैसा कि राजेश ने खुद को देखा, वह डीमन बिस्टो से अलग नहीं था। जब डीमन ने लविशा से उग्र जादूगरनी को मारने का आग्रह किया तो अगर उसने उसे रोकने की कोशिश की होती तो वह वास्तव में इस बड़ी आपदा को होने से रोकता। वह निजी स्वार्थ में पूरी तरह से अंधा हो गया था। अग्नि आपदा फल अभी भी उसकी जान बचाने में सक्षम हो सकता है। राजेश के दिमाग में एक विचार आया और वह चिल्लाया। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।